Hey, myself Sakit, and welcome to Study Unscripted. We are going to complete a new chapter, that is the coordination compounds. This chapter is from the inorganic portion and this is from the chemistry portion जो inorganic है, and इसका weightage काफी अच्छा है in the NEET examination as well as in the JEE2. So let us start this chapter. We will complete this chapter through the NCERT textbook जिसमें around 23 pages का है. So यहाँ पे टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जो 8 टॉपिक्स में चैप्टर सब डिवाइडेड है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टर्म्स? सो दिस इज नथिंग बट दोज विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू द वाटर. ठीक है, दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू वाटर, जो कि अपोजिट होते हैं डबल सॉल्ट्स के, जो कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं डबल सॉल्ट्स, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट, एंड दे रिटेन देयर आइडेंटिटी. यू कैन से दैट रिटेन देयर आइडेंटिटी. Okay, so let's see the text. In the previous unit we have learned that the transition metals forms a large number of the complex compounds. Now you can say that जो complex compound होते हैं वो formed होते हैं because of the transitional metals. तो तुम्हें ये पता होना चाहिए D block element ऐसा करता है because of their varying oxidation number, जिसकी वजह से ये possible होता है इसके लिए कर पाना. So in which metal atoms are bound to a number of anions or the neutral molecules sharing the electrons, जो कि हम D block में अच्छे से देखने वाले हैं in the next lecture. So in the modern terminology such as compound, वैसे compounds को in modern terminology हम बोलते हैं coordination compound. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे important role कौन play कर रहा है. यहाँ पे important role play कर रहा है D block elements के transition metals. So you can say that यहाँ पे important role में है transitional metals, और यहाँ पे कटायंस और सॉरी अनायंस जो होते हैं वो एज अ लाइगेंड्स काम कर रहे होते हैं, अनायंस या और न्यूट्रल एटम्स. ठीक है, यू कांट से कटायन, क्योंकि कटायन यहाँ पे लाइगेंड की तरफ वर्क नहीं कर रहे होते, बिकॉज लाइगेंड्स वही होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो शेयर करने लायक होंगे. सो वी कैन से दैट so the chemistry of coordinate compounds is an important that challenging area of the modern inorganic chemistry. So new concept of chemical bonding and the molecular structure have provided the insight into the functioning of this compound as the vital component. So this is not that important कि यहाँ से कुछ questions create हो जाए. Now यहाँ पे जो questions create हो सकते हैं, so let's highlight this. यहाँ पे देखो क्लोरोफिल लिखा है, हेमोग्लोबिन लिखा है और विटामिन B12 लिखा है. So these are the coordination compounds of the magnesium, iron and the cobalt. So you can say that this chlorophyll is made by the magnesium, हेमोग्लोबिन के पास होता है Fe2+. नाउ कीप इन माइंड 2+ हेमोग्लोबिन के पास, एंड कोबाल्ट होते हैं विटामिन B12 के पास. नाउ द वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एंड द एनालिटिकल रिएजेंट्स इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो हो गया, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो फर्स्ट यहाँ से क्रिएट हो सकता है और सेकेंड यहाँ से मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द वर्नर्स थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो इसको हम पहले रीड करेंगे, देन आई विल समराइज दिस, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली क्रिएट हो पाएंगे, सो वी विल राइट इन द साइड्स. ओके, नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम देखा है, दैट इज द अल्फ्रेड वर्नर. ही वॉज द स्विस केमिस्ट, वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो तुम कह सकते हो कि ये जो वर्नर थे, इन्होंने आइडिया अबाउट the structures of coordination compound दिया था. Now he prepared a characterized a large number of coordination compound and studied their physical and chemical behavior. ठीक है, यहाँ पे लिख लो studied also chemical and the physical behavior. Now अब नेक्स्ट लाइन देखो, इन्होंने प्रपोज करा कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी. तो ये रहा हमारा प्राइमरी वैलेंसी और ये रहा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, तो देखो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या है, बिकॉज यू माइट गेट अ क्वेश्चन टू कैलकुलेट द प्राइमरी वैलेंसी और द सेकेंडरी वैलेंसी फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो अब उसको हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है. सो लेट अस राइट
यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी। नाउ बिकॉज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और ये काफी क्लोजली रिसेंबल करता है, तो काफी कंफ्यूजन भी होता है और तुम भूल भी सकते हो। ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी बैलेंस। अब जो भी इसके टॉपिक्स मिलेंगे हम यहाँ पे नीचे लिख लिया करेंगे। सो नाउ लेट्स रीड दिस। बाइनरी कंपाउंड सच एज, एग्जांपल देखा है CrCl3, COCl2, PdCl2 have the primary valency of 3, 2 and the again 2 respectively. In a series of compound of cobalt-3 chloride and ammonia, it was found that the sum of the chloride ions could be precipitated as the AgCl on the addition of the excess silver nitrate solution in cold but remained in the solution। इसको पहले देखने से पहले अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, फिर उसको हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज यहाँ पे नोटिस कर लो, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो मेनली है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल। बट तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल से हम इसको कह के और याद कर ले, नहीं, यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम नेक्स्ट पेज में पहले उसको पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके जो सपोज करो डायरेक्शनल या नन आयोनाइजेबल जो है उसको भी हम देखने वाले हैं, उसमें जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ लाइगेंड्स को कैलकुलेट करना होता है, या तुम कह सकते हो कि न्यूट्रल और निगेटिव जो आयंस होते हैं उनको देखना होता है। बस यही है तुम्हारे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। अगर क्वेश्चन में क्रिएट होता है सपोज कि व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसका जो मेटल है उसका तुम ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। अगर सेकेंडरी वैलेंसी पूछता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो जस्ट कैलकुलेट सेट कितने उसमें लाइगेंड यूज हो रहा है और उसको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका और बता दो, उतना हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं और क्वेश्चन के साथ हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इसको पहले देख लो क्या है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं और इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, बाइनरी कंपाउंड सच एज द CrCl3, COCl2 एंड PdCl2 हैव द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ 3, 2 and 2 बिकॉज ये 3, 2, 2 इसके मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं। ठीक है, सॉरी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। नाउ कीप इन माइंड बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी है ना, तो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर्स है। सो इन द सीरीज ऑफ कंपाउंड जो कोबाल्ट 3 है, देखो कोबाल्ट 3 प्लस है ना, बिकॉज ये जो 3 था इसका क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल यानी कि प्राइमरी वैलेंसी था, विथ अमोनिया। अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट क्लोराइड है कोई विथ अमोनिया, इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयंस कुड बी प्रेसिपिटेटेड, जब उसमें AgCl को ऐड करा जाए एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इन कोल्ड, बट कुछ वहां पे रह जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, नाउ यहाँ पे by adding excess of silver nitrate, ठीक है, जो हमने टेक्स्ट में देखा था मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, इन कोल्ड, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो PPT। सो यहाँ पे 1 मोल तुमने लिया COCl3.6 अमोनिया विच इज येलो इन कलर। ठीक है, तो तुमने जब इसको ऐड करा एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन इन कोल्ड में, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो 1 मोल अगर तुमने COCl3 5 अमोनिया लिया जो कि पर्पल कलर में था, अगेन तुमने ऐड करा तो उसमें तुम्हें क्या मिला, 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, इन द नेक्स्ट COCl3 है जिसमें तुमने 4 अमोनिया लिया है, तो इसमें 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गया, अगेन यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। तो तुम यहाँ पे कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब तुमने क्या देखा था कि जो तुम्हारा CO था कोबाल्ट उसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर था, तो कीप इन माइंड जो ये टोटल बॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि तुमने AgCl तो एक्सेस अमाउंट में ले लिया है ना, बट वहां पे प्रेसिपिटेट कितने हो रहे हैं, सिर्फ 3। कब, जब तुम्हारे पास 6 अमोनिया था। तो तुम ऐसे एक वो क्रिएट कर सकते हो लाइक निमोनिक्स, कि जब इसके पास 6 अमोनिया था तो हमें 3 से ही मतलब था। ठीक है, बिकॉज CO का जो प्राइमरी वैलेंसी था वो 3 था, यानी कि यहाँ पे 3 प्रेसिपिटेट हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है देखो, तो 3 यूज हो रहे हैं और 3 प्रेसिपिटेट हो गए। अगेन यहाँ पे जब तुम यहाँ पे 5 है
तो फिर तुम्हें 3 का यूज करना है, यानी कि 2 प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं। ये मैंने ऐसे निमोनिक्स बता रहा है क्योंकि याद रहना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन 4 है और सीओ का तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी होता था 3, तो यहाँ पे अगेन 3 प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी एक रोल प्ले कर रहा है, उसको हम पहले देख लेते हैं और फिर इसको हम दोबारा आगे समझते हैं। अब देखो उसमें क्या गेम है, ठीक है। So these observations together with the result of the conductivity measurements in the solution can be explained. First देखो 6 groups in all, either chloride ions or ammonia molecules or both. अब तुमने ये तो देख लिया कि कैसे ये प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। नाउ अब ये क्यों प्रेसिपिटेट हो रहे थे, इनका रीजन क्या था? बिकॉज ये तो ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि ऐसे कुछ प्रेसिपिटेशन चल रहा है काम। तो ये इसलिए प्रेसिपिटेट हुए यहाँ पे 3 मोल या यहाँ पे 2 मोल, बिकॉज यहाँ पे ये पता चलता था कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो थे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर थे, इसलिए यहाँ पे ये पता चलता था। फॉर एग्जाम्पल जब तुम COCl3.6 अमोनिया का जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हो, कॉम्प्लेक्स आयन इसका जब तुम क्रिएट करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कुछ ऐसे क्रिएट होता है, दैट इज कोबाल्ट, जो कि मेन मेटल होता है, ठीक है। फिर तुम लिखते हो अमोनिया, फिर पहले लिखते हो तुम 6, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 6 ग्रुप कवर करने चाहिए इसको, कोबाल्ट को, किसी सिचुएशन में, भले वो क्लोराइड के साथ मिलकर कवर कर रहे हो या अमोनिया के साथ मिलकर कवर कर रहे हो। बट यहाँ पे अगर 6 अमोनिया दे रखा है तो सपोज करो कि ये हमारा बना और इसके बाहर कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चले गए Cl3, यानी कि 3 क्लोराइड आयंस। और जब तुमने इसको रिएक्ट कराया बाय एडिंग द एक्सेस ऑफ एजोनेट्री सॉल्यूशन इन द कोल्ड, तो ये जो 3Cl जो थे, यानी कि 3 क्लोराइड के जो आयंस थे, वो क्या हो गए, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गए। ओके, सो इससे हमें ये पता चला कि 3 क्लोराइड आयंस इन द कॉम्प्लेक्स आर रिप्लेस्ड बाय द सिल्वर आयंस। तो यहाँ पे ये जो 3 क्लोराइड आयंस थे, दे गेट रिप्लेस्ड बाय द सिल्वर आयंस, रिप्लेस्ड। एंड जो अपना AgCl है, यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि अगर ये प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि दैट दे आर इनसॉल्युबल। ओके, सो AgCl इज इनसॉल्युबल, तभी तो प्रेसिपिटेट होगा। और सिमिलर कंडीशन में तुम्हें क्या देखना है, जो तुम्हारा जो CO है उसको कवर करने के लिए 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चाहिए हमें, ठीक है। तो अब वो अमोनिया के हो या Cl के हो, हमें मैटर नहीं करता, वो दोनों हो कोई बात नहीं। तो अगर तुम सेकेंड वाले का क्रिएट करते हो तो कैसे क्रिएट होगा, लाइक दिस, COCl NH3 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टोटल 6, 5 + 6 6। तो अब यहाँ पे कितने बाहर चले गए, यानी कि Cl2 बाहर चला गया कोऑर्डिनेशन से, कंपाउंड से। सो यू कैन सी दैट, ऐसे नहीं लिखो यहाँ पे, इसको ऐसे लिखो 3Cl, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 2Cl। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि 2Cl अगेन प्रेसिपिटेट आउट होगा, बिकॉज ये अगेन रिप्लेस्ड आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिल्वर, ठीक है, बिकॉज तुमने GnO3 ऐड करा है। और यहाँ पे एक और बात तुम कंसिडर कर लो, जो ये एंटिटी है, सपोज करो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, ये किसी भी कंडीशन में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, डिसोसिएट्स। और यहाँ पे लिखो लो नेवर, बिकॉज ये किसी कंडीशन में तो डिसोसिएट होगा नहीं। सो और हमें एक और चीज पता चलती है, जो ये कोबाल्ट जो मेटल आयन है, इसको 6 एंटिटीज से इसको कवर करना है, ठीक है। अब उसमें 1 Cl है और 5 NH3 है। इस वाली कंडीशन में 6 के 6 अमोनिया थे, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl जो प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, दैट वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि कितने क्लोराइड के जो आयंस है वो आउटसाइड ऑफ दिस स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अब हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अब हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन समझ लिया कि कैसे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है। अब देख लो कि NCERT क्या बोलना चाह रहा है इस पे। फर्स्ट पॉइंट, दैट द 6 ग्रुप्स इन ऑल इधर क्लोराइड आयन हो या अमोनिया हो या दोनों हो। तो यहाँ पे देख लिया 6 के 6 अमोनिया थे और यहाँ पे 1 क्लोराइड और 5 अमोनिया थे। इसको देखोगे इस कंडीशन में, तो इसमें तुम्हारे 2 क्लोराइड और 4 अमोनिया होंगे। इस कंडीशन को देखोगे तो अगेन 2 क्लोराइड और 4 अमोनिया होंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट द कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन द टेबल 5.1। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स फॉर्मुलेटेड है, उससे पहले देखो, वेयर द एटॉम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म्स अ सिंगल एंटिटी। ओके, ये वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, ये एक सिंगल एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे तुम लिख लो सिंगल एंटिटी नाउ विच डू नॉट डिसोशिएट्स अंडर द रिएक्शन कंडीशन, वी नो दिस, हमने देख लिया था। तो यहाँ पे वार्नर को आइडिया आया एंड ही प्रपोज दैट द टर्म सेकेंडरी वैलेंसी,
तो तुम अब पूछो, कोई पूछे कि ये कोबाल्ट वाले में सेकेंडरी वैलेंसी क्या था इस कॉम्प्लेक्स में, तुम बोलोगे 6, बिकॉज ये जो 6 जो थे जो कवर कर रहे थे कोबाल्ट को एवरी सिचुएशन में एक मेटल आयन को, यही उसके सेकेंडरी वैलेंसी कहलाते हैं। सो द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन। अब ऐसा नहीं कि ये अलग से बाउंड करने चाहिए, नहीं, उनको डायरेक्टली अटैच होना है, डायरेक्टली बाउंड करना है, तभी तो एक सिंगल एंटिटी को फॉर्म कर पाएंगे। सो इन दिस सिचुएशन द सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, हमें पता चल गया। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो दैट द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6, ओके, एंड जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू +3, जो कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर था, किसका, CO का। सो जो टेबल 5.1 है यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, बस यहाँ पे उसका स्क्वायर ब्रैकेट का एक सिंगल एंटिटी जो किसी भी सिचुएशन में डिसोसिएट नहीं होने वाला, और उसके जो 3 क्लोराइड जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आउटसाइड थे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहे थे, उनके बारे में दे रखा है। सो द सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी कॉरस्पॉन्ड्स टू, अब देखो हायर कंडक्टिविटी किसका, हायर कंडक्टिविटी उसका होगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होंगे, तो उसके पास देखो 1:3 है तो हायर होगा, देन सेकेंड हायर 1:2 होगा, और यहाँ पे 1:1:1, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो इक्वल होगा। तो ये भी तुमने देख लिया। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज। नोट दैट द लास्ट two compounds in the table 5.1 have the identical empirical formula, that is the COCl3 4 ammonia, but distinct properties. Okay, यहाँ पे इनका जो आइडेंटिकल इंपेरिकल फॉर्मूला तो है, यहाँ पे लिख लो आइडेंटिकल empirical formula, but these are having the different properties. और आइडेंटिकल empirical formula क्या है, that is COCl3.4 ammonia. So such compounds are termed as the isomers. So we can say that कि ये compound जो है हमारा है isomer, जो कि हमने GOC में भी देखा था कैसे हम आइसोमर को डिस्टिंग करते हैं। नाउ इन वार्नर इन 1898 propounded his theory of coordination compound and the main postulates are, so वार्नर के जो postulates हैं सो उसे देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन दैट इज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज द 2 टाइप ऑफ लिंकेज वैलेंसीज, और वो होता है प्राइमरी और होता है सेकेंडरी, हमने देख लिया। सेकेंड, द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड विद द नेगेटिव आयंस। नाउ जो थर्ड पोस्टुलेट था, secondary valency are non-ionizable, they are satisfied by the neutral molecule, for example water। तो वाटर एक न्यूट्रल है बट उसके पास जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर देने की क्षमता होती है, सो वी कैन से दैट दिस कैन एक्ट एज अ लाइगेंड, और वो सेंट्रल मेटल आयन जो है उसको वो वर्क कर सकता है, हेल्प कर सकता है उसको डायरेक्टली अटैच करके। सो वी कैन से दैट कि न्यूट्रल भी कवर कर देगा, और जो निगेटिव आयंस फॉर एग्जांपल OH- है, तो अगेन यहाँ पे HO जो है वो लोन पेयर कंटेन कर रहा है तो वो दे सकता है। Now the secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal. Metal के लिए fixed होता है, so highlight this. Secondary valency is equal to the coordination number and it is fixed for a metal. Now जो उनका fourth postulate था, the ions or groups bound by the secondary linkage to the metal have a characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination numbers. Now इसके बारे में हम next topic में देखने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट कोऑर्डिनेशन जो नंबर्स हैं उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे हम अरेंजमेंट करके निकाल सकते हैं। ओके, सो इन द मॉडर्न फॉर्मुलेशंस सच स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। सो द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, और द कॉम्प्लेक्स और जो बाहर होते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। सो तुम क्या बोलना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई बनाता हूँ, सपोज करो K4 FeCN6, ओके, तो ये कोई क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सो ये जो K4 है दैट इज द काउंटर आयन, ओके, एंड जो FeCN6 है दिस इज कॉम्प्लेक्स, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो चलो इसको हम कॉम्प्लेक्स ही बोल देते हैं। एंड जो यहाँ पे CN6 है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, या तुम कह सकते हो कि दिस इज ओनली द सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि मेटल्स के लिए होते हैं फिक्स, जो हमने अभी देखा।
ओके फिर यहाँ पे जो तो Fe है, Fe को तुम जब कैलकुलेट करोगे तो ये +2 आएगा एंड दैट विल बी इट्स प्राइमरी वैलेंसी। नाउ अब हमने जो देखा उसको लास्ट में समराइज कर लिया हमने। नाउ ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट द ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं आर मोर कॉमन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। तो यू कैन से दैट कि जो ट्रांजिशन मेटल्स वाले कंपाउंड है यानी कि जो डी ब्लॉक्स वाले कंटेन कर रहे होते हैं वहाँ पे हम जनरली ऑक्टा, टेट्रा, स्क्वायर प्लेनर ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम पा सकते हैं और ये काफ़ी कॉमन होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो बस देख लो। तो ये दोनों जो है ये ऑक्टाहाइड्रल एंटिटीज हैं, एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स ऑक्टाहाइड्रल के हैं। ओके ऑक्टा लिख लो यहाँ पे। नाउ यहाँ पे जो दो दे रखे हैं, दिस इज द टेट्राहाइड्रल एंड द स्क्वायर प्लेनर। सो दिस इज द टेट्रा एंड दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। अब जैसे तुमने ऑक्टा इसको डायरेक्ट बोल दिया, कैसे बोला यहाँ पे तो कैलकुलेट कर लो। 6 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगेन यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जहाँ पे 6 होता है उसको हम ऑक्टा बोलते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 4 है और यहाँ पे 4 है तो इसको तुम स्क्वायर प्लेनर और टेट्रा तुम बोल रहे हो टेट्राहाइड्रल। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 5.1। उससे पहले हम एक चीज को लिख लेना चाहते हैं यहाँ पे जो हमने स्टार्ट करा था इन द फर्स्ट पेज अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। तो हमें ये पता चला एट लास्ट ये जो प्राइमरी वैलेंसी थे, पहली पॉइंट जो हमें देख ली थी दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। दूसरा पॉइंट इसमें सिर्फ क्या हो सकते हैं, इसमें सिर्फ हो सकते हैं निगेटिव आयन। जो थर्ड ये होता है आयोनाइजेबल। द फोर्थ पॉइंट ये होता है नॉन डायरेक्शनल। हो गया। यहाँ पे इतने पॉइंट्स को तुम दिमाग में रख लो। और जो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए यहाँ पे हमने देख लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल हो जाता है। फिक्स्ड फॉर अ मेटल कह सकते हो, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिव आयंस कंटेनिंग भी हो सकता है एंड दिस इज आयोनाइजेबल। इट इज नॉन डायरेक्शनल, सॉरी इट इज डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल तो प्राइमरी था। सो इट इज डायरेक्शनल। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले हमें एग्जांपल देखना है ना, एग्जांपल 5.1। तो इसमें तुमको डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना है बिकॉज तुमने समझ लिया है कि कैसे हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन met with aqueous solution assign the secondary valency of the metal in the following compound। यहाँ पे भी moles of AgCl precipitate out होंगे because of the excess addition of the AgNO3। तो ये जो precipitate out होंगे means they are insoluble। पहला जो बात तुम्हें देख के पता चलना चाहिए। और दूसरा बात ये precipitate हो रहे हैं on the basis of the chloride ions outside the coordination sphere। ओके तो यू शुड नो दैट कि ये जो होता है ना PdCl2.4 अमोनिया, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो यहाँ पे जो PD है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट वुड बी इक्वल टू 4। ठीक है तो सपोज करो कि इसने 4 अमोनिया का यूज कर लिया अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्रिएट करने के लिए, लाइक दिस PD NH3 4 ऐसे इसने क्रिएट किया और इसने 2 Cl आउटसाइड रखा। तो ये 2 Cl बाहर है तो ये प्रेसिपिटेट आउट होंगे और 2 हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इसका, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो 4 है यानी कि सेकेंडरी हो गया 4। यहाँ पे सिर्फ हमें सेकेंडरी फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे NiCl.6 वाटर है और यहाँ पे PPT कितना हुआ 2 और यहाँ पे टोटल कितने थे, यहाँ पे टोटल थे 6 + 2 8। ओके तो 2 निकला यानी कि 6 का यूज हुआ है तो सेकेंडरी 6 बिकॉज दिस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर। अगेन यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल है 6। ओके और यहाँ पे निकला कुछ नहीं, कुछ प्रेसिपिटेट नहीं हुआ यानी कि सारे के सारे एकोमोडेट हो चुके हैं इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये कुछ ऐसा दिखता होगा PT Cl4 HCl2 ऐसा कुछ दिखता होगा, ये कुछ बाहर नहीं है। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितना है 4 + 2 6। सिमिलरली यहाँ पे 3 + 4 7 हो गया, एक बाहर निकल रहा है प्रेसिपिटेट में यानी कि 6 होगा इसका सेकेंडरी। एंड सिमिलरली यहाँ पे 4 है, कुछ नहीं निकला तो 4 होगा। सो काफी इजिली हमने इसको डिस्कस कर लिया। ओके
सो यू शुड नो हाउ टू डू दिस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं. So let's move to the next topic, that is the difference between the double salt and a complex. Now first of all, जब तुम डबल सॉल्ट के बारे में सुनते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिटेन देयर आइडेंटिटी, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. पर जो डबल सॉल्ट होते हैं उसके बारे में हमने नहीं देखा था. जो डबल सॉल्ट होते हैं दे कैन डिजॉल्व इन द सिंपलर आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. तो तुम कह सकते हो डिजॉल्व इन सिंपलर आयंस, और कब? इन वाटर, HOH कह लो. ठीक है. सो लेट्स रीड दिस. बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या से टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन द स्टोइकियोमेट्री रेशियो. तो ये रहा सिमिलैरिटी बिटवीन द डबल एंड द कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इसको लिख लो सिमिलैरिटी, बिकॉज टॉपिक का तो डिफरेंस नाम है बट यहाँ पे सिमिलैरिटी दे रखा है. दैट they both have the two or more stable compounds in their stoichiometry ratio. Now next point, that is however they differ in the fact that double salts such as the carnallite या फिर मोहर सॉल्ट है या फिर पोटेस एलम है एटसेट्रा डिसोसिएट इनटू द सिंपल आयंस, जो मैंने हेडिंग पे लिख रखा है completely when dissolved in water. So dissociate into the simpler ions, और यहाँ पे completely टर्म भी लिख लो completely. okay. However, जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है सच एज FeCN6 या फिर K4FeCN6, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं Fe2+ एंड Cn- आयंस में, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले हैं वो सिंगल एंटिटी होते हैं एंड ये कभी भी अपना डिसोसिएशन नहीं शो करते, वो रिटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को हमेशा. तो यहाँ पे जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट, देखो इससे क्वेश्चंस कुछ आने नहीं वाले, सो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ यहाँ पे तुम्हें कुछ अगर पता रहना चाहिए तो वो है एक क्वेश्चन जिससे मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट है जो वो है कार्नलाइट, विच इज KCl.MgCl2.6 वाटर. नाउ द नेक्स्ट वन वो है मोहर सॉल्ट. सो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4 NH4. ओके. और यहाँ पे टोटल होते हैं 6H2O. नाउ जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था वो था पोटेस एलम, और इसका फॉर्मूला था पोटेशियम और एल्युमिनियम का एक सॉल्ट होता है, और यहाँ पे 12H2O ये मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो दिस थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. ठीक है. और इससे हो सकता है क्वेश्चन क्रिएट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक 5.2, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स pertaining to coordination compound. Now जो हम coordination compound जो बना रहे थे, complex जो create कर रहे थे, अब उसके different terms को देखते हैं. The first one is the coordination entity. A coordination entity constitutes the central metal atom or ion bonded to the fixed number of ions or molecules. For example, ये वाला जो structure जो दे रखा है is a coordination entity in which the cobalt, now see this, so this is the structure in which the cobalt ion is surrounded by 3 ammonia molecules and 3 chloride ions. and other example जो ये दे रखे हैं different examples, बस देख लो. इसको हम coordination entity बोलते हैं ये पूरे structure को. so यहाँ पे जो cobalt है वो surrounded होता है, ये metal ion है, metal atom है cobalt. this is surrounded by the 6 coordination numbers. ठीक है. 3 + 3 6. now central atom या ion in a coordination entity, the atom or ion which is a fixed number of ions groups are bounded by a definite geometrical arrangement around it. ठीक है. तो बस इसमें इतना ही मार्क कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट एक टर्म है. लेट मी हाईलाइट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. ओके. सो यहाँ पे जो एग्जांपल है ये रहा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पूरे को बोलते हैं. और यहाँ पे निकल जो है 2+, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी है, दिस इज द सेंट्रल एटॉम या सेंट्रल आयन. फिर यहाँ पे जो कोबाल्ट है नेक्स्ट वाली एंटिटी के लिए, और आयरन 3+ है थर्ड वाली एंटिटी के लिए.
नाउ लाइगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम को जो कवर देते हैं. सो द आयंस आर मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयंस इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लाइगेंड्स. फॉर एग्जांपल इन दिस स्ट्रक्चर Cl2 और H2O ये दोनों लाइगेंड थे. यहाँ पे Cl और अमोनिया लाइगेंड थे. यहाँ पे Cn लाइगेंड था. ठीक है. सो दिस मे बी सिंपल आयंस सच एज Cl माइनस, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर और अमोनिया, या लार्ज मॉलिक्यूल लाइक जिसको हम En से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. H2n CH2 CH2 NH2 और एक और स्ट्रक्चर दे रखा है. और इवन द मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, तो इसको तुम हाईलाइट कर लो. इवन द मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स कैन एक्ट एज अ ligand. ओके. स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, क्लोराइड माइनस जो कि सिंपल आयन था, और जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं इवन द मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज द प्रोटीन्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अब उससे पहले एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, यूनिडेंटेड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाइडेंटेड. ठीक है. पहले इतने लिखो, फिर पढ़ते हैं, फिर आके हम इसको लिख लेंगे. व्हेन अ लाइगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन टू अ सिंगल डोनर एटम लाइक Cl माइनस H2O एंड अमोनिया. ओके. Cl माइनस H2O या अमोनिया. यहाँ पे हमें ये पता चलता है ये जो तीनों जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, these are bounded to the metal ion through the single donor atom. ओके. सो यहाँ पे डोनर एटम कौन है, जो अमोनिया है यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, जो वाटर है यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन होगा, और Cl में ये Cl खुद ही डोनर एटम है. तो उस टाइप के लाइगेंड को हम बोलते हैं यूनिडेंटेड. सो ना व्हेन अ लाइगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स, जैसे कि यहाँ पे इथेन 1,2 डाइमाइन का एग्जाम्पल दे रखा है या ऑक्सलेट का दे रखा है, देन इन दिस सिचुएशन वी कैन कॉल दिस एज अ डाइडेंटेड लाइगेंड्स. ओके. तो पहले बाइडेंटेड के एग्जाम्पल्स को लिख लो. दैट इज इथेन 1,2 डाइमाइन है ना, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज द ऑक्सलेट. नाउ व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लाइगेंड, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, द लाइगेंड इज सेड टू बी पॉलीडेंटेड. अब यहाँ पे सेवरल डोनर एटम्स है, जैसे कि यहाँ पे n जो है जो ब्रैकेट के अंदर है वो 3 है, यानी कि यहाँ पे तो 3 नाइट्रोजन खुद होंगे जो डोनर होंगे, फिर यहाँ पे एक और नाइट्रोजन है जो डोनर हो सकता है. सो इस टाइप को हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द नेम ऑफ दिस पॉलीडेंटेड लिगेंड. ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल जो उस पॉलीडेंटेड लिगेंड का जो दे रखा है दैट इज इथलाइन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, या जिसको हम बोल सकते हैं EDTA. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, और ये PYQ रह चुका है ऑफ द नीट एग्जामिनेशन. इथलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन EDTA, that is called the hexadentate ligand. It can bind through 2 nitrogen या 4 oxygen atoms. Okay. So ये रहा 2 नाइट्रोजन और ये रहा 4 ऑक्सीजन एटम्स, एंड वी कैन से दैट ये हो जाएगा हेक्साडेंटेड. तो आप लिख लो 2 नाइट्रोजन या 4 ऑक्सीजन एटम्स. Okay. So let's move to the next para. When a di or a polydentate ligand uses its 2 or more donors atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be chelate ligands. Okay. तो यहाँ पे जो भी बाइडेंटेड होते हैं वो साइमल्टेनियसली दोनों अपने एटॉम से दोनों जब अटैच होना चाहते हैं किसी सिंगल मेटल आयन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं चिलेट लाइगेंड. और द नंबर ऑफ सच लाइगेंड ग्रुप इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द लाइगेंड. ओके. और सपोज करो वो जो लाइगेंड था वहाँ पे 2 डोनर एटॉम्स थे, तो वहाँ का डेंसिटी 2 हो जाता, और सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द चिलेट कॉम्प्लेक्स. नाउ अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसका. This tends to be more stable than the similar complex containing the unidentate ligand. So we can say that जो अपनी ये चिलेटिंग ligands होते हैं, ligands होते हैं, they are the more stable, ठीक है, than the similar complex containing the unidentate ligands, and this is important to note down. Now ligand which has 2 different donor atoms and either of the 2
ligates on the complex called the ambidentate ligands. Okay, so हमें यहाँ पे नाम पता चलता है एम्बीडेंटेड लाइगेंड। तो एम्बीडेंटेड लाइगेंड किसे बोलते हैं? वो चिलेट लाइगेंड, यानी कि चिलेट लाइगेंड किसे बोलते थे? जब किसी जो ग्रुप था, जो एंटिटी था, वहां पे मोर कोई ऐसा लाइगेंड था जिसके पास दो या दो से ज्यादा डोनर एटॉम्स थे। देखो यहाँ पे लिख रखा है टू और मोर डोनर एटॉम्स जो साइमल्टेनियसली बाइंड करते थे मेटल आयंस, उसको हम बोलते थे चिलेट। और वैसे कॉम्प्लेक्स को हम चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते थे। और जितने जो डोनर एटॉम्स होते थे, नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप्स, जितने लाइगेटिंग ग्रुप्स होते थे, उसको हम बोलते थे डेंटिसिटी। नाउ अगर दो लाइगेट होते थे कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंडेंट, यानी कि ये डेंटिसिटी का ही पार्ट है। सो कीप इन माइंड, और ये मोर स्टेबल होता है। सो अगेन हाईलाइट दिस विद द डिफरेंट कलर, यहाँ पे तुम हाईलाइट कर लो। When a die or a polydentate ligand uses its two or more donor atoms simultaneously, ये टर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज साइमल्टेनियसली मतलब लगभग एक समय पे बाइंड टू अ सिंगल मेटल आयन, तो उसको हम बोल दिए चिलेट। ओके, नाउ नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप्स, कितने ज्यादा लाइगेटिंग ग्रुप्स हैं उस लाइगेंड में, ठीक है, इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लाइगेंड। नाउ सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होते हैं उसको हम चिलेट कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्स जहां पे यूनिडेंटेंट यूज होते हैं। नाउ जो लाइगेंड्स होते हैं उसके पास दो डिफरेंट डोनर एटॉम्स अगर हैं, अगर वो दोनों से लाइगेट करता है, टू लाइगेट द कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स बोलते हैं। और एग्जांपल ऑफ सच लाइगेंड्स आर NO2- एंड द SCN-। ओके, तो इसके दोनों के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। यहाँ पे है नाइट्राइटो N, जब ये N से अटैच हो रहा होता है, और नाइट्रोटो O जब ये O से अटैच हो रहा होता है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड ligands, and this is tend to be more stable. Okay, now यहाँ पे जो NO2- आयन है कैन कोऑर्डिनेट इधर थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू द ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट कर सकता है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट कर रहा है, नाइट्रोजन अपने क्या बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है मेटल आयन को, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर एटम्स को दे रहा है मेटल आयन को, तो दोनों से लाइगेट कर सकते हैं। सो सिमिलरली जो SCN- है दैट इज अ थायोसाइनाइटो S या थाइनोसाइनाइटो N, यहाँ पे S से ये लाइगेट कर रहा है और इस वाले में N से लाइगेट कर रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एम्बीडेंटेड लिगेंड। व्हाट वर द टू एग्जांपल्स? द फर्स्ट वाज द नाइट्राइटो एंड द सेकंड वाज द थायोसाइनेटो। सो कीप इन माइंड। एंड हेक्साडेंटेट का एग्जांपल हमने देख लिया, वो था EDTA। देन हमने बाइडेंटेट का देखा, वो था इथेन 1,2-डाइमाइन एंड ऑक्सलेट। और EDTA में जो था वो दो नाइट्रोजन ग्रुप्स थे जो ऐसा कर सकते थे, और 4 ऑक्सीजन थे जो ऐसा ही करने को तैयार थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द सेकेंडरी वैलेंसी, वी हैव सीन दिस। नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटॉम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। यहाँ पे डायरेक्टली टर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मेटल जिससे डायरेक्टली बॉन्डेड हो गए जिस लाइगेंड से, उसी को हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो PTCl6 है, इसको तुम देख के बोल सकते हो कि यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 6 लाइगेंड्स हैं जो डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो NiNH3 टू द होल पावर 4 है, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि 4 है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें ऑक्सिलेट यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखो जो लाइगेंड है वो 3 है जो डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं मेटल आयन से जो कि आयरन का है। सो वी कैन से दिस कि यहाँ पे Fe देखो, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे +3 होगा, और जो इसका सेकेंडरी वैलेंसी या तुम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू 3। ओके, सॉरी 6, क्योंकि यहाँ पे जो इसका चार्ज होता है ना, देखो ऐसे मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे जो इसका चार्ज होता है C2O4 का, ये -2 होता है। सो -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तुम 3 से, देन इट विल बिकम 6। यहाँ देखो 6, और यहाँ पे देखो En का भी जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू माइनस, नहीं ये तो न्यूट्रल होता है ना, बट दिस इज हैविंग En इज अ बाइडेंटेड लाइगेंड। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो लाइक जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे, जो फर्स्ट वाला था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 6, एंड इन सिमिलर कंडीशन इसमें भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 6। नाउ दिस वाज बिकॉज
क्या कि यहाँ पे रीजन है जो तुम्हारे ऑक्सलेट है या ही तुम्हारे ईएन है, इथेन 1,2 डाइअमाइन जो है, दे आर द लाइगेंड्स जो है बाइडेंटेड। ओके, इसको हमने देखा भी था विथ एग्जांपल। देखो ये रहा बाइडेंटेड, जिसमें इथेन 1,2 डाइअमाइन एंड द ऑक्सलेट, हमने दोनों को देखा था और दोनों से रिलेटेड एक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, जिसको हमने देख लिया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। It is important to note here that the coordination number of the central metal ion is determined only by the number of sigma bonds formed by the ligand and the central ion कह लो या central atom कह लो, and pi bonds if formed between the ligand and the central atom ion are not counted for this purpose. So यहाँ पे तुम्हें एक statement पता चलता है जिसको तुम लिख लो, formation of कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो, कोऑर्डिनेशन नंबर में सिग्मा बॉन्ड कह लो कि मैटर्स और काउंटेड, बट पाई बॉन्ड नॉट काउंटेड हेयर। ओके, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ई कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The central atom ion and the ligand attached to are enclosed in a square bracket, ऐसे एक ब्रैकेट में enclosed होता है ना, and it is collectively termed as the coordination sphere. Okay, this is termed as the coordination sphere. और जो ionizable groups होते हैं, it is written here, the ionizable groups are written outside the bracket and are called counter ions. and यही रीजन था जो Cl जो थे जो बाहर की तरफ थे वो प्रेसिपिटेट हो जा रहे थे विद द मैक्सिमम AgNO3 जब हम मिला रहे थे इन द कोल्ड सॉल्यूशन। नाउ यहाँ पे देखो जो यहाँ पे K4 है दैट इज द काउंटर आयन, लेट मी राइट हियर K4, ये एक तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है FeCN6, सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन विच जो ये पोटेशियम है दिस इज द काउंटर आयन। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज आयोनाइजेबल। नाउ ये जो है टोटल दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ये सिंगल एंटिटी की तरह काम करते हैं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे लिख लो सिंगल, वेट अ मिनट, सिंगल एंटिटीज को लिख लेते हैं यहाँ पे हम। सिंगल एंटिटी। नाउ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज इक्वल टू 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने देखा ओनली सिग्मा बॉन्ड मैटर्स अपना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है वो भी हो गया 6। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है 1 डिग्री वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी दैट विल बी इक्वल टू +2। ओके, तो ये टोटल हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे काउंटर आयन कौन थे, K+ वर द काउंटर आयंस, सो काउंटर आयंस आर आयोनाइजेबल और यहाँ पे कौन है वो K+ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट। The spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central atom ion define a coordination polyhedron about the central atom। तो यहाँ पे हमें ये पता चला जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन है उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट है जहाँ पे लाइगेंड एटॉम्स होते हैं डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किससे, सेंट्रल एटॉम या सेंट्रल आयन से। सो बाय दिस वी कैन डिफाइन अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा आर ऑक्टाहाइड्रल एंड द स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहाइड्रल, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो या जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दिस इज ऑक्टाहाइड्रल। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सो दिस इज अ टेट्राहाइड्रल। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रल इसलिए है बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द sp3 और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बिकॉज दिस इज अ DsP2, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो दिस इज ऑक्टाहाइड्रल, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। दिस इज अ टेट्राहाइड्रल, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर देखो स्क्वायर प्लेन की तरह क्रिएट है कि नहीं, सो दिस इज द रीजन इसको हम स्क्वायर प्लेनर में काउंट करते हैं। एंड दिस इज PsP2। नाउ द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड द लास्ट स्क्वायर पिरामिडल। ओके, सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल भी होते हैं, बट जो सबसे कॉमन है दे आर द ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड द टेट्राहाइड्रल। तो तुम्हें ये स्टेटमेंट के लिए अपने दिमाग में रेडी रखना है। अगर स्टेटमेंट में मोस्ट कॉमन लिख के ट्राइगोनल वाले टर्म्स को यूज करें, लाइक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल स्क्वायर बाइपिरामिडल या पिरामिडल, ये वाले दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर यूज करता है सो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन में है ओनली ये 3। ठीक है, तो मैं आप लिख लेते हैं दिस इज मोस्ट कॉमन। So now let's move to the next topic, that is the oxidation number of the central atom, जिसको हम generally 1 degree valence में भी लेते थे। So the oxidation number of the central atom in a complex is defined as a charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs they are shared to the central atom। तो हम इसको तभी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज पता चल रही है, सेंट्रल एटम को हम तभी काउंट कर सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर को जब चार्ज कंटेनिंग जो भी लाइगेंड्स हैं वो चले जाएं, वहां से दूर हो जाएं, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो शेयर कर रहे थे उसके साथ वो दूर हट जाए, तब हम एक सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन के चार्ज को देख पाएंगे कि वो कितनी चार्ज को कैरी कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द प्राइमरी वैलेंसी। ओके, so the oxidation number is represented by the Roman numeral in the parenthesis। okay, so जब तुम रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल अपना जो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था जिसमें हमारा प्राइमरी वैलेंसी कितना आया था, 2 आया था। सो अगर तुम इसे रिप्रेजेंट करोगे तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे 2 लिख रहे हो, बिकॉज दिस इज द रोमन न्यूमरल, एंड पेरेंथेसिस के तौर पे हम इसी तरीके से इसको यूज करते हैं टू राइट इट। नाउ यहाँ पे एग्जांपल देखो, CuCN4 3 माइनस में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सॉरी जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम का 1 है, सो इट इज रिटन लाइक दिस Cu1। ओके, नाउ व्हाट इज होमोलैप्टिक एंड द हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और PYQ में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल इज बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ द डोनर ग्रुप, यानी कि जिसमें एक टाइप के ओनली लाइगेंड्स हो, मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे अमोनिया लिगेंड है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द होमोलैप्टिक, एंड अगर कोई दूसरा एग्जांपल होता, सपोज करो ये यहाँ पे अमोनिया भी है और क्लोराइड भी है, सो दिस इज मोर देन वन, बिकॉज यहाँ पे अमोनिया के साथ क्लोराइड भी है जो लाइगेंड की तरह यूज हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द हेट्रोलैप्टिक because it is having more than one kind of a donor group, and the first donor group is the ammonia and the second donor group is the chloride। now we are going to deal with the next topic, that is 5.3, जिसमें हम nomenclature को देखने वाले हैं about the coordination compounds। nomenclature is important in coordination chemistry। now what is the importance of nomenclature, because we need an unambiguous method for describing the formulas and writing systematic names, particularly when dealing with the isomers। so यहाँ पे 2 important terms हैं, the first term unambiguous and when dealing with the isomers। so the formulas and the names adopted for the coordination entities are based on the recommendation, और वो होता है IUPAC की तरफ से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। So topic 5.3.1 formulas of the mononuclear coordination entities। now let's read this। ये फर्स्ट वाला जो है इट इज फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, एंड द सेकेंड वाला जो है नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो लेट्स मूव विद द फर्स्ट पॉइंट। द फॉर्मूलास ऑफ द कंपाउंड इज अ शॉर्ट हैंड टूल टू प्रोवाइड अ बेसिक information about the constitution of the compound in a concise and a convenient manner। so जो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है contains a single central metal atom। the following rules are applied before writing the names formulas। देखो, first point is that the central atom is listed first। second point है ligands are then listed in the alphabetical order। so this is important to keep in mind, we have to consider the alphabetical order in the nomenclature। so the placement of the ligand is independent। किसके independent है? the placement of the ligand in the list does not depend on its charge।
सो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है. नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉलीडेंडेट लाइगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑल्सो. In case of the abbreviated ligand, the first letter of the abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabetical order. Now, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए पॉलीडेंटेड भी पीछे नहीं है, वो भी फॉलो करेगा. और जहाँ पे एब्रीविएशन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लाइगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो यहाँ पे फर्स्ट लेटर एब्रीविएशन से रिलेटेड कौन है? फर्स्ट लेटर. तो बस इस वाले पॉइंट को दिमाग में रख लो. फर्स्ट. The formula of the entire coordination entity, whether charge or not, is enclosed in the square bracket. We have seen this. Okay. When ligands are polyatomic, their formulas are enclosed in the parenthesis. For example, polyatomic अगर अमोनिया है कोई ligand तो उसको एक parenthesis यानी कि इस टाइप के क्लोजर में उसको क्लोज कर देते हैं. So ligand abbreviation are also enclosed in the parenthesis. अब जैसे कि इथेन 1,2-diamine था, so वहाँ पे EN को हम अगेन ऐसे एक parenthesis में क्लोज कर रहे थे. So this is important. So now topic 5, sorry, point 5, there should be no space between the ligand and the metal within the coordination sphere. अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो था वो पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज है, पॉलीएटॉमिक लाइगेंड है हमारा, मोर देन 1 एटॉम्स है. दिस इज द सेंट्रल मेटल जो एक पीस है. फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टोटल क्लोज्ड है और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है सेंट्रल मेटल आयन और लाइगेंड के बीच में. नाउ पॉइंट 6, when the formula of the charge coordination entity is to be written without the counter ion, then the charge is indicated outside the square bracket. For example, अगर यहाँ पे तुम K3 लिख देते तो यहाँ पे चार्ज की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बैलेंस हो जाता. बट when you are not writing the counter ion तो तुम्हें उसके चार्ज को बाहर शो करना होगा as the right superscript with the number before the sign. Now top point number 7, the charge of the cation is balanced by the charge of the anions. Now जो counter ions है वो मेनली अगर हमारे कटायंस है तो उनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए चार्ज ऑफ अनायंस मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे -3 था तो कटायन हमारा +3 था. अगर यहाँ पे कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमारा अनायनिक होगा वो काउंटर आयन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेम्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिराइव्ड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल एंड एडिटिव नोमेनक्लेचर. तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर पे नेम्स को डिराइव किया जाता है. Now the group that surround the central atom must be identified in the name. सब जो लाइगेंड है वही तो सराउंड करते हैं सेंट्रल एटम को, तो उनको भी नाम हमें बताना जरूरी है. सो पॉइंट नंबर 1 देखो, कटाइन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड द निगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज. कटाइन को हमेशा फर्स्ट में उसको लिखना है, नाम उसका देना है. लाइगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जैसे कि हम जो फॉर्मूला लिख रहे थे तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना था. सिमिलर वे लाइगेंड्स को भी जब नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर मस्ट है. नाउ पॉइंट फर्स्ट में तो हमने ये देखा कि हमें जो कटायन है उसको फर्स्ट नेम्ड करना है. ठीक है, कटायन इज नेम्ड फर्स्ट. जो सेकेंड था हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना था फॉर द लाइगेंड्स बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम आयन. सो कीप इन माइंड. और दिस प्रोसीड्योर इज रिवर्स्ड व्हेन राइटिंग द फॉर्मूला. तो जब राइटिंग करते हैं हम फॉर्मूला को तो हम जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसको हम फर्स्ट में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल क्रोमियम, और यहाँ पे हम H2O फॉलो करते हैं. ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं. तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख किसको रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन को. बट व्हेन वी आर यूजिंग द नोमेनक्लेचर, जब हम नेम लिख रहे होते हैं तो हम पहले एक्वा यूज करेंगे, देन हम सेंट्रल जो मेटल आयन है उसके नाम को, जैसे कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है तो लास्ट में हम उसको क्रोमियम लिखेंगे. नाउ पॉइंट नंबर 3, नेम्स ऑफ द आयोनिक लीजेंट. जो एनायोनिक लीजेंट है यानी कि जिस पे निगेटिव चार्ज है, एनायोनिक लाइगेंड्स एंड्स इन O. दोस न्यूट्रल एंड कैटायोनिक लाइगेंड्स आर सेम एक्सेप्ट फॉर एक्वा, अमाइन एंड द कार्बोनाइल फॉर CO. और नाइट्रोसाइल के लिए हम NO यूज करते हैं. तो ये कॉमन नेम्स हैं एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एनायोनिक है उसमें तो हमने O लगवा दिया लास्ट में, बट कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ कैटायोनिक होते हैं जिसको हम नाम कुछ और बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2O के लिए हम एक्वा यूज करते हैं, अमाइन NH3 के लिए, कार्बोनाइल CO के लिए और नाइट्रोसाइल NO के लिए. सो व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे मस्ट बी क्लोज्ड इन द ब्रैकेट जो ऐसे क्लोज्ड है. नाउ पॉइंट नंबर 4,
प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लाइगेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्रोमियम वाटर में यहाँ पे 6 लिया था तो यहाँ पे हेक्सा था 6। ओके, when the names of the ligand include a numerical prefix, then the term bis, tris, tetrakase are used, the ligand to which they refer placed in the parenthesis। for example यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है दैट इज द निकल। ओके, जो लाइगेंड्स है वो है Cl और PPH3 जिसको हम बोलते हैं ट्राईफेनाइल फॉस्फीन। सो कीप इन माइंड, तो यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करना है एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग बिस। यहाँ पे देखो बिस हम यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे दो ट्राईफेनाइल फॉस्फीन है, सो वी आर यूजिंग द टर्म बिस बिफोर द नेम ऑफ द PPH3। ओके, नाउ हम डाई क्लोरो में पहले डाई यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे दो लाइगेंड है क्लोरीन के। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कटायन, अनायन और द न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमरल इन द पैरेंथेसिस, जो हमने पहले भी एक बार पढ़ रखा है इस चीज को। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कटायन, कॉम्प्लेक्स आयन इज द कटायन, देन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे CO को हम कोबाल्ट बोलते हैं जब मेटल हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा कटायन है, एंड PT को हम प्लेटिनम बोलते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स इज अनायन, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स AT। ठीक है, लास्ट में उसके ATE लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल वहीं जो कोबाल्ट जब कटायन कॉम्प्लेक्स के साथ था तो CO को हम कोबाल्ट बोल रहे थे, बट जब वो अनायन कॉम्प्लेक्स के साथ होगा तो उसको हम कोबाल्टेट बोल देंगे। ठीक है, कोबालेट बोल दो या कोबाल्टेट बोल दो, जो भी। For some metal, the Latin names are used in the complex anions. Example, ferret for Fe। Now, what do you mean by the complex जो कटायन है या अनायन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं in the next page। Now, point number 7, the neutral complex molecule is named similar to that of the complex cation। Okay, अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका नाम सिमिलर होगा टू द कॉम्प्लेक्स कटायन। अब देखो, द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसका नाम है ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम। यहाँ पे रोमन न्यूमरल से ठीक को बोला है और यहाँ पे है क्लोराइड। सो कीप इन माइंड, अभी ये हमारा है कॉम्प्लेक्स और ये हमारा काउंटर आयन। सो यू कैन सी दैट कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट इज कटायोनिक। सो दिस इज कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तब हम जो ये क्रोमियम है इसको सिंपली हम सीधा क्रोमियम टर्म यूज करेंगे इसके लिए। अब कटायनिक तुम्हें कैसे पता चला, बिकॉज Cl हैज द निगेटिव चार्ज, तो उसको Cl एक काउंटर आयन है यहाँ पे और इसके पास अगर निगेटिव चार्ज है तो ये किसको काउंटर कर रहा है, किसी पॉजिटिव चार्ज को। अगर पॉजिटिव चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स का देन इट इज द कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सो कीप इन माइंड। नाउ एक्सप्लेनेशन देखो, द कॉम्प्लेक्स आयन इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पूरा हिस्सा एक कॉम्प्लेक्स आयन है विच इज अ कटायन। हमने देख लिया कटायन कैसे है। द अमाइन लाइगेंड आर नेम्ड बिफोर द एक्वा लाइगेंड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर ये अमाइन है A और M, A दोनों में है एक्वा में, बट जो सेकेंड लेटर है M वो पहले आता है Q के, सो दैट इज वाई अमाइन इज नेम्ड अर्लियर देन द एक्वा। Since there are the 3 chloride ions in the compound, the charge on the complex ion must be +3. Since the compound is electrically neutral, इसको मार्क कर लो, compound is electrically neutral. From the charge on the complex ion and the charge on the ligand, we can calculate the oxidation number of the metal. In this example, all the ligands are neutral molecules. Therefore, the oxidation number of chromium क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब इसने न्यूट्रल क्यों बोला, तो न्यूट्रल इसलिए बोला क्योंकि लेट मी शो यू, अमाइन हो या वाटर हो एक्वा हो, इसका चार्ज होता है 0, सो बोथ आर न्यूट्रल। सो अगर ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है और यहाँ पे पहले से +3 था कैटायोनिक चार्ज, तो क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही हो जाएगा। ओके, so now let's see the next point। अब यहाँ पे अनदर एग्जांपल दे रखा है, इस पर देखो, पहले मार्क करो ये क्या है। अब इसका नाम जो है दैट इज ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट
3 सल्फेट। नाउ यू कैन सी दैट अगेन ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ये जो SO4 है ये होगा काउंटर आयन जो होता है निगेटिव। अगर काउंटर आयन निगेटिव है तो जो कॉम्प्लेक्स है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, सो दिस इज अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ द सल्फेट इज द काउंटर आयन इन दिस मॉलिक्यूल, ओके हमने देख लिया, and it takes 3 sulfate to bond with the complex cation. So the charge on each complex cation must be +3. For the ethane 1,2-diamine is again neutral, जो हमने पहले देखा था, जो NH3 था या H2O था वो भी न्यूट्रल था। अब हमें एक और बात पता चला, जो EN है इथेन 1,2-diamine, it is also a neutral molecule. So the oxidation number of the cobalt in the complex ion must be +3. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी बोल रहा है, रिमेंबर दैट यू नेवर हैव टू इंडिकेट द नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस इन द नेम ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसके अनायोनिक में -2 चार्ज था, यहाँ पे +3 चार्ज था, तो हमें उसे इंडिकेट नहीं करना है, बिकॉज हमें तो बस सेंट्रल एटम आयन को इंडिकेट करना होता है, बाकी किसी को नहीं। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसको बस देख लो। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है डाइअमाइन सिल्वर 1 एंड डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। सो कीप इन माइंड, और ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। सो इसको दिमाग रखो कि दोनों जो इंटिटीज हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन यानी कि जो सिल्वर है और यहाँ पे भी सिल्वर है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। सो कीप इन माइंड। नाउ यहाँ पे जो एग्जाम्पल 5.2 है, ये अब तुम एक एक सॉल्व करते बैठोगे, ठीक है। अब ये खुद से कर लो, बिकॉज ये बस नेमिंग और हमने 2 नेमिंग को देख लिया है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इसका जो समराइज्ड फॉर्म है उसको मैं बता देता हूँ, बिकॉज मैंने इसमें जितनी भी जगह यूज हुआ है ना, जो भी लाइगेंड यूज हुए हैं, उस सारे लाइगेंड्स के चार्ज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो ये सब लाइगेंड्स हैं, तो इन सब के चार्ज पता होने आपको चाहिए, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये सारे लाइगेंड्स के मैं चार्ज बता देता हूँ। ये लाइगेंड नहीं है, ओके। तो सबको साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सल्फेट के लिए SO4, इस पे जो चार्ज होता है दैट इज -2। देन EN इथेन 1,2-diamine, इसको हमने देखा था एग्जाम्पल में, इट इज न्यूट्रल। देन वाटर इज न्यूट्रल। देन अमोनिया इज ऑल्सो न्यूट्रल। नाउ CO3 जो होता है कार्बोनेट, दैट इज -2। फिर जो SCN होता है थायोसाइनेट, दैट इज -1। Cl ये होता है -1। OH this is also -1. Now for triphenyl phosphine, that is PPS3, जिसको हमने इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, वो जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में था वो होता था न्यूट्रल। नाउ जो ऑक्सिलेट होता है दैट इज द C2O4, दैट इज -2। देन जो तुम्हारा कोबाल्ट होता है CO, दैट इज न्यूट्रल। फिर जो तुम्हारा NO2 होता है इसका चार्ज होता है -1। देन जो तुम्हारा इथेन 1,2-diamine तो हमने देख लिया, दैट इज न्यूट्रल। नाउ जो तुम्हारा साइनाइड है CN, ये है -1। सो हम देखते हैं कि हमने सबका कवर कर लिया कि नहीं। हमने NH3 का देख लिया, यस NH3 इज न्यूट्रल। Cl -1, NO2 -1। देन यहाँ ऊपर से देखो NH3 0, H2O 0, OH -1, C2O4, C2O4 का हमने क्या लिखा -2, ठीक है -2। देन EN के लिए न्यूट्रल, CO के लिए न्यूट्रल, अमोनिया के लिए न्यूट्रल, NO2 के लिए -1, Cl के लिए -1, C2O4 के लिए -2, Cl के लिए 1, EN के लिए 0, अमोनिया के लिए 0, CO3 के लिए -2, ओके। SCN के लिए हमने देखा था -1। बाकी अब तुम सब खुद से कर सकते हो, बस अल्फाबेटिकल को फॉलो करना और तुम्हें लाइगेंड्स के सबके चार्ज पता चल गए। सो दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं इससे तुम सारे टाइप की नेमिंग कर सकते हो, किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में यही है जिसके एग्जांपल्स में इन्होंने यूज़ करा है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है ये नंबर्स अगर तुम्हें पता है, देन यू कैन इजीली डू। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हियर वी आर गोइंग टू सी द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो तुम ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की, बिकॉज दिस इज नॉट दैट हार्ड, क्योंकि ये सब नेमिंग है और तुम कर सकते हो एज अ चेक, और इसकी सॉल्यूशन पीछे दे रखी है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, सो यू कैन मैच दैट। ओके,
नाउ टॉपिक 5.4 दैट इज आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, so the isomer are two or more compounds that have the same chemical formula but different arrangement of atoms, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है. ओके, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. नाउ because of the different arrangement of the atoms they differ in one or more physical or the chemical properties. अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल टाइप होता है आइसोमर्स के, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जानते हैं, दैट इज द स्टीरियोआइसोमेरिज्म एंड द स्ट्रक्चरल आइसोमर. So we are going to see about the stereoisomers, which includes geometrical and the optical isomers. So उसके बाद हम स्ट्रक्चरल को देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं. So the stereoisomers have the same chemical formula and chemical bond but have different spatial arrangement. So this is important. यहाँ पे है stereoisomers जिसका होता है सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि उनका बॉन्ड्स भी सेम होता है. अगर कुछ अलग होता है तो वो होता है बस उनके स्पेशियल अरेंजमेंट. ओके, इसको लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट. डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स फॉर स्टीरियोआइसोमर्स. नाउ this type of isomers arises in the heteroleptic complex due to the different possible geometric arrangement of the ligands. तो तुम्हें एक चीज पता चल गया कि ये होमोलैप्टिक में तो नहीं हो सकता, यानी कि जहाँ पे एक टाइप के लाइगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम को जो कवर करते हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं है. सो यू कैन वेरी इजली से दैट दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइजेज इन द हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे रीजन भी है, और यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि एजर्सन रीजन का क्वेश्चन अब क्रिएट हो सकता है because they have the different possible geometric arrangement of the ligands. So this is assertion and reason type of question. Now अब यहाँ पे कुछ examples दे रखे हैं of the behavior that are found in the coordination number, जो कि +4 या 6 के लिए होता है. तो जो 6 है उसके लिए ऑक्टाहाइड्रल बोल सकते हो, और जो 4 है वो टेट्राहाइड्रल हो सकता है. ओके, बट यहाँ पे भी कुछ गेम्स हैं, जैसे कि टेट्राहाइड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, और जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते. तो बस कीप इन माइंड, इसको मैं बता देता हूँ अगर एनसीईआरटी में नहीं होती है तो. सो फर्स्ट रीड दिस. नाउ इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मूला mx2l2 x और l एक यूनिडेंटेड लाइगेंड है और जो अरेंज्ड है एडजेसेंट टू ईच अदर इन अ सिस आइसोमर्स और अपोजिट है एक दूसरे के ट्रांस में. तो अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं तो ये बेहतर समझ में आएगा. अब स्क्वायर प्लेनर का हमने mx2l2 देखा. अब अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, MABXCl. यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेड लाइगेंड्स यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे 3 आइसोमर्स होते हैं जिसमें वो 2 सिस होते हैं और एक ट्रांस होता है. अब इसको हम समराइज फॉर्म में अब लिखने वाले हैं. नाउ रीड द नेक्स्ट पैरा. यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स, जो हम अभी करने वाले हैं. सच आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर द tetrahedral geometry, but similar behavior is possible in the octahedral complexes of formula mx2l4 in which two ligands x may be oriented cis या trans. तो यहाँ पे क्या हमें पता चला, such isomers is not possible for the tetrahedral geometry. कौन से such isomers, यानी कि geometrical isomers. तो यहाँ पे इसने इनडायरेक्टली बोल दिया है, अब समझने वाले समझ जाओ. ओके, तो अभी हमें यहाँ पे समरी में क्या लिखना है. पहली पॉइंट जो लिखनी है, टेट्राहाइड्रल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. फर्स्ट पॉइंट जो हमेशा याद रखना. अब जो हम इसमें समझने वाले हैं, जिसको हम समराइज करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, तो लेट समराइज दिस. द फर्स्ट थिंग यहाँ पे लिखो तुम स्क्वायर प्लेनर. तुम्हें पता होता है स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, Cn इट इज इक्वल टू 4. नाउ इसके जो स्ट्रक्चर है आप उसको लिखो. फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसका, दैट इज mx2 एंड l2. x2 एंड l2 जो है वो लाइगेंड है जो यूनिडेंटेड है. तो यहाँ पे होते हैं 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें से एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस. सो कीप इन माइंड. फिर जो सेकेंड होता है दैट इज MABXL. ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर है, याद रहे. यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है.
पहले वाले में 2 बन रहे थे बट यहाँ पे 3 बन रहे हैं, इन विच यहाँ पे 2 होते हैं सिस के और 1 होता है ट्रांस का। फिर यहाँ पे इसने एक और टर्म यूज करा था ऑक्टा हाइड्रल के लिए। सो यहाँ पे जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर यू नो दैट इट इज 6 एंड इसका जो फॉर्मूला होता है तुम कह सकते हो दैट इज mx4l2, 4 + 2 6 हो गया ना। अगेन इट इज यूनिडेंटेड एंड यहाँ पे बनता है अगेन सिस और ट्रांस। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दे रखा है। जो 5.2 है दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे फर्स्ट वाला सिस और दूसरा वाला ट्रांस है। तो तुम सिस में देख सकते हो कि ये सेम साइड पे है सिस में, ठीक है, बट ट्रांस में ये अपोजिट साइड पे है, ठीक है। सो कीप इन माइंड। अगेन यहाँ पे जब तुम सिस को देख रहे हो तो ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे जो NH3 वाले हैं वो तीनों एक साइड है, सॉरी चारों एक साइड है, यहाँ पे देखो चारों एक साइड है, और Cl2 वाले दोनों एक साइड है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। पर जब तुम ट्रांस को देखोगे तो 2 NH3 इस साइड, 2 NH3 इस साइड, ठीक है। तो तुम देख सकते हो और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो व्हेन यू हैव टू फाइंड दैट। अगर ये क्वेश्चन आता है नीट में देन या जेई में तो तब तुम्हें ये फॉर्मूलेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूलाज को तुम्हें देखना आना चाहिए कि किससे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। ओके, सो खुद की कोई निमोनिक्स बनाओ, जैसे याद करना है याद करो। मेरे हिसाब से तुम ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि सिस वाले चारों एक तरफ होते हैं और ट्रांस में वो दोनों दो दो की तरफ में बट जाते हैं, और जो Cl होता है वो अपोजिटली ओरिएंटेड होता है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि ट्रांस मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज इन विच वी आर गोइंग टू सी दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स आल्सो अराइजेस व्हेन द डाइडेंटेड लाइगेंड्स जो है Ll। तो हमने तो अभी तक यूनिडेंटेड के लिए देखा था, तो NN जहाँ पे डाइडेंटेड है, फॉर एग्जाम्पल EN है इथाइल 1,2 डाइएमाइन, तो यहाँ पे भी ऐसे क्रिएट होता है। सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला हियर MX2L2, तो ये रिप्रेजेंट करता है बाइडेंटेड के लिए। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, MX2L-L2, ओके। और यहाँ पे तुम्हारी जो स्ट्रक्चर है ये इस पे बेस्ड है, ये रहा M, ये रहा X2 और ये रहा LL2, ओके। तो यहाँ पे है सिस और ट्रांस। तो अगेन देखो सिस वाले जो है वो एक तरफ है, और जब फ्रॉम ट्रांस में आते हो तो वो मैक्सिमम अपने डिस्टेंस पे ओरिएंटेड है, जिससे उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नाउ जब तुम नेक्स्ट पैरा को पढ़ोगे तो इसमें क्या है, अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स अकर्स इन द ऑक्टाहाइड्रल। हमने ऑक्टाहाइड्रल का पहला वाला स्ट्रक्चर क्या देखा था, दैट वाज MX4L2, ये था एक। अब दूसरा देखो MA3B3, और जो सेकेंड वाला है दैट इज MA3B3, और ये रहा सेकेंड। तो ये दोनों ऑक्टाहाइड्रल के लिए है, और ये रहा उसका एग्जाम्पल जो कि बेस्ड है MA3B3 पे। अगेन यहाँ पे जो तुम्हारा NH3 है दैट इज न्यूट्रल, और जो तुम्हारा NO2 है उसका चार्ज -1 है। सो इफ 3 डोनर एटॉम्स of the same ligand occupy the adjacent position in the corner of the octahedral phase, उसको हम बोलते हैं फेशियल या फैक, ओके। तो तुम फैक किसको बोलोगे, जब 3 डोनर एटॉम सेम लाइगेंड्स के एक तरफ ओरिएंटेड हो। फॉर एग्जांपल ये तीनों एक तरफ है और ये तीनों एक तरफ है, तो ये फैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज ऑक्टाहाइड्रल, यू कैन सी, क्योंकि यहाँ पे है 6 बॉन्ड्स, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर में तुम्हें पता है हम सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, हमें पाई से कोई मतलब नहीं है। नाउ व्हेन यू आर कमिंग टू द मर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वो एक साथ ओरिएंटेड नहीं है। सो व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन, तो इसको तुम हाईलाइट कर लो क्योंकि मेरिडियन टर्म अच्छा है यहाँ पे। तो व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, उसको हम बोलते हैं मेरिडियन या मर आइसोमर, ठीक है। तो मर का फुल फॉर्म मेरिडियन है, फैक का फुल फॉर्म फेशियल है। सो वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 5.4। तो यहाँ पे देखो वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो मैंने टर्म तुम्हें बताई थी वहां पे एक क्वेश्चन खुद ही क्रिएटेड है। तो अब इसे देखो, हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लाइगेंड कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे सब कुछ जब ठीक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, सो वाई इट इज नॉट शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। सो द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब क्यों, बिकॉज इसको कर लो दूसरे कलर से हाईलाइट, because the relative position of the unidentate ligand attached to the central metal atom are the same with respect to each other। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव पोजिशनिंग की वजह से ये नहीं कर पा रहा है शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द यूनिडेंटेड लाइगेंड्स
जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटॉम से वो सिमिलर होते हैं या सेम कह सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। तो तुम कह सकते हो कि यही रीजन है जो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और तुम्हें पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था? ऐसा डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता था वहां पे बट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल बॉन्ड सेम होते थे। तो तुम यहाँ पे देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहला पॉइंट यहाँ पे जो तुम लिखोगे दैट स्क्वायर प्लेनर नॉट शो दिस, नॉट सोर्स। जैसे कि हमने देखा था ज्योमेट्रिकल वाले में वहां पे टेट्राहाइड्रल नहीं दे रहा था बट स्क्वायर प्लेनर शो कर रहा था, बट इन द ऑप्टिकल स्क्वायर प्लेनर नॉट सोर्स। सो कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, not shows this type of isomer. Now the optical isomers are the mirror images that cannot be superimposed on the one another. तो तुम यहाँ पे लिख लो mirror image cannot superimposed। तो ये किसके पॉइंट्स हम लिख रहे हैं? यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, ठीक है। हमने कौन सा फर्स्ट पॉइंट देखा कि वो होते हैं मिरर इमेज, और वैसे मिरर इमेज होते हैं जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। सो दीज आर कॉल्ड अ इनेंशियोमर्स। सो दिस आर कॉल्ड द इनेंशियोमर्स। तो ऐसे जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करें उसको हमने बोल दिया इनेंशियोमर्स। ओके, नाउ द मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड कायरल। तो तुम यहाँ पे कायरल का मार्क कर लो। ऐसे मॉलिक्यूल या आयंस दैट कैन नॉट सुपर इम्पोज उसको हम बोलते हैं कायरल। द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड द डेक्स्ट्रो डी या लीवो एल। अब ये डिपेंड करते हैं ऑन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट। और इस चीज को तुम दोबारा देखने वाले हो इन द हेलोएल्केन चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे मार्क कर लो। यहाँ पे हम डी और एल अरेंजमेंट किस बेसिस पे शो करते हैं? हम बेसिस हमारा बस ये है कि ये जो डी और एल वाले हैं, ओके, सो वो क्या करते हैं, जो डायरेक्शन होता है ना रोटेशन का, किसका? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट का, इस बेसिस पे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस होता है? तो यहाँ पे पोलरीमीटर होता है जहाँ पे ये डायरेक्शन का जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट होता है। सो यहाँ पे जो डी है ये डेक्स्ट्रो है, रोटेट्स टू द राइट, तो इसको तुम लिख लो रोटेट्स टू राइट। और जो लीवो है एल फोर लीवो, एल फोर लेफ्ट। So the optical isomerism is known as the octahedral complex involving the didentate ligand। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमन है कहाँ पे? वैसे कंडीशंस में जहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो है इन्वॉल्व कर रहे होते हैं डाइडेंटेड या बाइडेंटेड बोल दो लाइगेंड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल वाले कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ईएन है ये तुम्हारा डाइडेंटेड है, यहाँ पे भी ईएन डाइडेंटेड, फिर यहाँ पे जो तुम्हारा ईएन है देखो, तो जहाँ जहाँ ईएन है वहाँ पे डाइडेंटेड, और यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सो रहा है। सो इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? प्लेटिनम का है, जहाँ पे डाइडेंटेड लाइगेंड और एक यूनिडेंटेड लाइगेंड भी है। सो ओनली द सिस आइसोमर्स शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ विल हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारा ट्रांस होता है इट नॉट सोर्स। तो यहाँ पे लिख लो सिस ओनली सोर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ पे लिखो ट्रांस नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे है बस हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन को जो हमारे एग्जाम्पल में। तो हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है। यस, बिकॉज हमारा डायग्राम है, हमें हम डायग्राम देखना डिस्कस करना बाकी है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डायग्राम है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उस फॉर्मूला को देखो पहले। यहाँ पे है COEN3, तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे MX3 बोल लो। ये बस मैंने कॉमन जिससे तुम्हें याद रह सके इसलिए मैंने ऐसा बताया। और यहाँ पे जो X है वो डाइडेंटेड है, तो तुम इसको बेटरली ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ MLL3। तो EN जो है ना वो काफ़ी बेटरली रिप्रेजेंट कर देगा LL डाइडेंटेड लाइगेंड्स को।
नाउ जब तुम नीचे वाले को रिप्रेजेंट करोगे तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक m a2 pb2। तो ऐसे तुम रिप्रेजेंट करते हो। मैंने एक खुद से बनाया एक जनरल फॉर्मूला है जिससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दो एक जैसे होता है ना, ये डाइडेंटेड लाइगेंड्स के लिए होते हैं। नाउ यहाँ पे देखो ये डेक्स्ट्रो है बिकॉज ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था। लीवो क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा था। एंड दिस इज द मिरर इमेज जो कि सुपर इम्पोज नहीं होते, बिकॉज जब तुम इसको और इसको सुपर इम्पोज करोगे तो तुम खुद देखना ये जो सीएल वाली की जो ये बाहर निकली हुई है ये कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो कैसे सुपर इम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जैसे ही तुम ऊपर वाले को भी देखोगे तो ऊपर वाले में भी ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें याद रखना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सिस का है, कौन सा स्ट्रक्चर सॉरी कौन सा स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो और कौन सा स्ट्रक्चर लीवो है। तो तुम एक चीज याद रखना, D4 डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो में तुम याद रखो कि वो राइट में रोटेशन करता है। तो तुम एक चीज कॉमनली यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये राइट साइड में इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही, यहाँ पे दो दो ज्यादा है ना, मतलब दो है और इधर एक ही है। तो तुम कह सकते हो कि ये डेक्स्ट्रो है। ये बस याद करने का एक तरीका मैंने बताया जिससे तुम्हें याद रहे। फॉर एग्जाम्पल जब तुम लीवो की बात करोगे तो जो लेफ्ट होता है, तो तुम देखो डायग्राम में जो लेफ्ट साइड है वहां पे दो है, तो तुम यहाँ पे भी कह सकते हो कि ये जरूर लीवो है, ठीक है। सिमिलरली डेक्स्ट्रो में देखो राइट साइड में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, और अगेन लीवो में देखो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है। तो तुम ऐसे करके एक अपना निमोनिक्स क्रिएट करो जिससे तुम्हें याद रह जाए। सो लेट्स सी द एग्जांपल 5.5। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज MA2B4, ओके। और ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिडेंटेड लाइगेंड्स हैं। तो यहाँ पे देखो जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये पहली बात हमें देखते ही पता चल रहा है ये ऑक्टाहाइड्रल है। तो ऑक्टाहाइड्रल में तुम सिस और ट्रांस का तो चांस होता है फॉर्मेशन का, सिस एंड ट्रांस। सो सिस वाले थे वो एक साइड ही पाए जा रहे थे। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे यहाँ पे देखो 4 CN वाले हैं ना, तो यहाँ पे देखो 4 CN जो है वो एक ही साइड में है ज़्यादातर, और अमोनिया वाले जो है वो एक तरफ है। सिमिलरली जब ट्रांस में थे तो वो ऊपर नीचे पाए जाते थे मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ये देखो ये चारों चार कोने पे। तो तुम ऐसे डिफरेंट करो और तुम खुद से याद करने का तरीका ढूंढो कि कैसे तुम सिस और ट्रांस को ड्रॉ करोगे। ड्रॉ तो करने को नहीं पूछेगा बिकॉज यू हैव द क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तुम्हारा, तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर दे सकता है जहाँ पे तुम्हें चूज करना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच कायरल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? इट शुड बी मिरर इमेज और सुपर इम्पोज नहीं होता, ठीक है। सो नॉट सुपर इम्पोज्ड। यहाँ पे दो एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो पहला वाला है सिस और दूसरा वाला है ट्रांस। सो द टू एंटिटीज जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा सुपर क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि ट्रांस वाले ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। सो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो कीप इन माइंड। यहाँ पे देख लो सिस, और ये जो सिस का स्ट्रक्चर है स्काइरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, बट ट्रांस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। एंड ऑल्सो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द टेट्राहाइड्रल while the optical isomerism is not shown by the square planar, and you should keep these 2 points in your mind। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म not shown by tetrahedral, while is the optical isomer it is not shown by स्क्वायर प्लेनर। और एक और पॉइंट लिख लो, इट इज नॉट शोन बाय ट्रांस। सो वी आर डन विद द स्टीरियो आइसोमर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन एंड द सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के 4 पॉइंट्स को देखने वाले हैं। सो लेट्स कवर दिस। उसके बाद ये लेक्चर को एंड करेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर का लेक्चर हो जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसने से रहा, बिकॉज एनसीईआरटी को थोड़ा आराम से ही पढ़ा जाए तो वही ठीक रहता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मैं तो 1 शॉट में लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर मैं दूसरे वाले पार्ट को रिकॉर्ड कर लूँगा एंड आई विल पोस्ट दैट इन द डिफरेंट लेक्चर। वो भी अराउंड 1 आवर का होगा। सो तुम उसको आराम से देख लेना, ओके। और ये वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर था बिकॉज यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे, और जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा
वहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ रीडिंग है बस, जिसमें तुम्हें कुछ बातों को याद रखना है। नाउ जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है पहले, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे बस एक पॉइंट को ध्यान रखो, दिस हैज द डिफरेंट बॉन्ड्स बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ लो। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था वहां पे बॉन्ड्स सेम थे, फॉर्मूला सेम थे, बट स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट था। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसे देखो क्या है। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़े होते हैं तो राइज होगा। कंटेनिंग द एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स, तो यहाँ पे तुम इसको मार्क कर लो। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज कहाँ पे होता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मौजूद हो एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। एग्जाम्पल इसके जो हमने देखे थे दैट वाज NCS माइनस, थ्रू नाइट्रोजन से वो कनेक्ट हो रहा है, और एक में वो थ्रू सल्फर से भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो हमारे यहाँ पे टर्म यूज किया है, जॉर्गेनसन डिस्कवर्ड सच बिहेवियर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में उन्होंने देखा था विच वॉज ऑब्टेन्ड एज द रेड फॉर्म इन विच द नाइट्राइट लाइगेंड वॉज बाउंड थ्रू द ऑक्सीजन। ओके, और जो सेकेंड है येलो फॉर्म, जब नाइट्राइट लाइगेंड वॉज बाउंड टू द नाइट्रोजन। तो हमने ये चीज देख लिया। ओके, तो यहाँ पे बस हमें एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, तो साइंटिस्ट तो उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है केमिस्ट्री में, बट तुम्हें याद रहना चाहिए यहाँ पे जो नाम है उनका जॉर्जेनसन है। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, बस इतना ही याद रख लो। अब यहाँ पे तुम एक पॉइंट को याद रखो, जब लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स होना जरूरी था, तो उसके जो दो डोनर एटम्स जब कनेक्ट होते थे एक मेटल से, तो उसमें जो कलर डिफरेंस आता था उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो उसे तुम मार्क कर लो। तो वो रेड कलर आता था कब, जब वो मेटल ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, ONO। और येलो आता था when the metal was connecting to NO2। ओके, तो तुम इसको मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट, तो यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल जो हमें ध्यान में रखना है, NCS माइनस है, देन NCS माइनस में तुम्हारा नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है जो डोनर एटम की तरह काम कर सकते हैं। सिमिलरली जो तुम्हारा नाइट्राइट था, यहाँ पे O भी था और N भी था जो डोनर की तरह काम कर सकते थे। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स गिवन इन दिस topic, so keep in mind. Now we are going to see the next point, that is the coordination isomerism. It is also a part of the structural isomerism, जहाँ पे molecular formula तो same है but bonds different है। So this type of isomerism arise from the interchange of ligand। यहाँ पे interchange हो रहा है ligands, वहाँ पे चीजें arise हो रही हैं। So let's highlight this, interchange of ligands between cationic and the anionic entities of different metal ions। देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो दो डिफरेंट एंटिटीज मौजूद हैं, ठीक है, कटायनिक एंटिटीज अलग है और आयनिक एंटिटीज अलग हैं। तो बिकॉज यहाँ पे वहां पे इंटरचेंज हो जा रहा है दोनों के लाइगेंड्स, यानी कि दोनों के सेंट्रल मेटल आयंस तो कुछ और है, बट उनके जो लाइगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देखो, सेंट्रल मेटल, पहला जो सेंट्रल एटॉम है जिसका, दैट इज कोबाल्ट, और लाइगेंड है अमोनिया। टोटल ये 6 प्रेजेंट है। जो सेकेंड वाला जो एंटिटी है, यहाँ पे जो क्रोमियम है और उसका लाइगेंड है साइनाइड Cn। तो यहाँ पे इंटरचेंज के बारे में बस बता रहा है। देखो अब इंटरचेंज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कि वो न्यूट्रल है या चार्ज कंटेनिंग है, बिकॉज Cn में तो -1 होता है, बट जो तुम्हारा अमोनिया है वो तो न्यूट्रल होता है। सो अमोनिया लाइगेंड आर बाउंड टू कोबाल्ट में पता चल रहा है देख के, और Cn जो है वो बाउंडेड है क्रोमियम से। सो इन दिस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तुम हाईलाइट करो इसको, ये था हमारा एक लाइगेंड, सॉरी ये था हमारा एक एंटिटी और ये था हमारा सेकेंड। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम अब बाउंडेड है अमोनिया के, बट जो कोबाल्ट है अब वो बाउंडेड है साइनाइड के साथ, और अर्लियर कंडीशन में कुछ और था। तो बस यही है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बस इंटरचेंज ऑफ लाइगेंड हो रहा है बिटवीन द कटायनिक एंड द अनायनिक एंटिटीज ऑफ द डिफरेंट मेटल आयंस। तो तुम इस चीज में एक चीज ध्यान दे सकते हो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में यहाँ पे होता है इंटरचेंज, बस ये टर्म लिख लो अपनी एनसीईआरटी में।
इंटरचेंज बिटवीन लिगेंड्स, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट रखो, और तुम्हें याद इसको देख के आना चाहिए कि वो डिफरेंट सेंट्रल एटॉम्स में एक्सचेंज हो रहे थे, और वो जो एंटिटीज थे वो कैटायनिक और अनायनिक दो एंटिटीज थे जहाँ पे ऐसा हो रहा था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 5.4.5 दैट इज द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो अगर तुम पुराने वाले बुक को यूज कर रहे हो ना, तो ये चैप्टर 9 था ओल्ड एडिशन वाले बुक में, बट न्यू एडिशन क्योंकि रिप्रिंटेड एडिशन है 2024 एंड 25, तो यहाँ पे वो चैप्टर 5 है, बिकॉज इस बुक में टोटल कंटेंट चैप्टर्स 5 हैं, इस बुक में 12th के पार्ट 1 में केमिस्ट्री के, बट जो तुम्हारे ओल्ड एडिशन थे वहाँ पे 9 चैप्टर थे, तो कुछ चैप्टर्स को एलिमिनेट करा जा चुका है, तो बस देख लो। अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द काउंटर आयन, ओके, ये काउंटर आयन की वजह से हो रहा है, इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ पोटेंशियल लाइगेंड, ठीक है, एंड कैन डिस्प्लेस द लाइगेंड विच कैन देन बिकम्स द काउंटर आयन। यानी कि जो काउंटर आयन था ना, वो खुद पोटेंशियल रखता था कि वो खुद को लिगेंड बना सकता है, और जो लिगेंड था उसको एक्सचेंज कर खुद उसको काउंटर आयन बना दे रहा था। तो ये क्या कर रहा था, रोल प्ले कर दे रहा था आपस में, लाइगेंड काउंटर आयन बन जा रहे थे और काउंटर आयन लाइगेंड्स बन जा रहे थे। सो इस टाइप को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। तो बस यहाँ पे तुम लिख लो, यहाँ पे भी तो इंटरचेंज ही एक हिसाब से देखो तो एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स टू काउंटर आयन एंड वाइस वर्सा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन में तो लाइगेंड्स एक्सचेंज कर रहे थे बिटवीन द कैटायनिक एंटिटी एंड एनायनिक एंटिटी, जहाँ पे सेंट्रल एटॉम या सेंट्रल आयन डिफरेंट थे, बट ये जो आयोनाइजेशन वाले हैं यहाँ पे तुम्हारे एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड और वो सेंट्रल सॉरी काउंटर आयन से ही जाके वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं। तब यहाँ पे एग्जांपल जो दे रखा है, यहाँ पे देखो जो तुम्हारा लाइगेंड था, फॉर एग्जांपल ये जो सल्फेट है SO4 देखो, और यहाँ पे एक अमोनिया का है, तो ये न्यूट्रल है और SO4 में -2 चार्ज होता है, और ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे ये है काउंटर आयन, ठीक है, काउंटर आयन है, बट ये काउंटर आयन क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, अपने आप को कर दे रहा है ये लाइगेंड से, बिकॉज ये काउंटर आयन ब्रोमीन खुद एक पोटेंशियल लाइगेंड बनने का चाहत रखता है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया टू द लिगेंड्स, ठीक है, और यहाँ पे जो सल्फेट है SO4 है, इसको इसने बना दिया काउंटर आयन, ठीक है। तो बस ये था 3 पॉइंट। अब देखो जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब ये सॉल्वेट टर्म यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें देख के लग रहा होगा कहीं ना कहीं वाटर से तो रिलेटेड है ही। सो दिस फॉर्म इज आइसोमेरिज्म इज नॉन एज द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट, जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा था, वाटर एस सॉल्वेंट लिख लो। नाउ दिस इज सिमिलर टू द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आ जाए ना सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे नहीं दोनों अलग अलग है, बट यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात की है, सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट देखो, that the solvent isomerism differ by whether or not a solvent molecule is directly bounded to the metal ion or merely present as free solvent as a crystal lattice है, ठीक है। तब यहाँ पे जो एग्जांपल है, अब देखो एक्वा कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो 6 एक्वा है, और यहाँ पे बाहर में जो तुम्हारा काउंटर आयन है वो 1 है, Cl का काउंटर आयन है। सो दिस इज अ वॉयलेट कलर, कीप इन माइंड बी वॉयलेट। तो यहाँ पे सॉल्वेट आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, और यहाँ पे जो एक तुम देख रहे थे कि मोनोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे सिर्फ लाइगेंड जो थे वो जरूरतें पूरी कर रही हैं सेंट्रल एटॉम की, बस अकेले होके, बट इसने सॉल्वेट में जाके अपने आप को पहले तो कर लिया हेट्रो, बिकॉज यहाँ पे एक्वा के साथ साथ अब क्लोरीन भी आ चुका है गेम में, तो बाहर तुम देखो एक वाटर मॉलिक्यूल जा चुका है बाहर, तो ये कलर भी चेंज हो गया, और ये कलर चेंज क्या हो गया, GG हो गया ये कलर, यानी कि ग्रे ग्रीन। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ थिंग्स एज कि यहाँ पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो रहा है, हाइड्रेट के साथ आइसोमेरिज्म हो रहा है, एंड यही रीजन था कि इसको हम कंपेयर कर रहे थे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के साथ, बिकॉज आयोनाइजेशन में जो तुम्हारा काउंटर आयन था वो अपने आप को एक्सचेंज कर दे रहा था किसके साथ, सेंट्रल सॉरी काउंटर आयन के साथ जो लाइगेंड एक्सचेंज हो रहे थे। सिमिलरली जो हाइड्रेट है यहाँ पे भी देखो
सपोज करो जो तुम्हारी ये यहाँ पे Cl है ये एक हिसाब से काउंटर आयन ही तो है, और ये जो वाटर है एक हिसाब से लाइगेंड है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है सेम ही चीज, सो वी कैन से दैट दिस इज सिमिलर टू द ionization isomerism. Now here we are done with the topic 5.4. Now अब अराउंड 9 to 10 पेजेस लेफ्ट हैं और हमने अराउंड 10 to 11 पेजेस कर लिया जो कि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड था. सो जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा दैट विल बी शॉर्ट अबाउट 1 आवर्स. तो अगर तुमने ये लेक्चर देख लिया, अगर तुम्हें समझ में आया है, सो यू शुड लाइक एंड यू शुड सब्सक्राइब ऑल्सो, बिकॉज इस चैप्टर को हमने काफ़ी अच्छे से किया है. सिंगल लाइन्स को हमने एक्सप्लेन करा है, हमने एलिमिनेट करा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हमने सारे चार्जेस को हमने सेपरेटली लिखा, फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इंपॉर्टेंट निमोनिक्स हमने सबको करा. सो इफ़ यू लाइक दिस यू शुड सब्सक्राइब एंड यू शुड कमेंट ऑल्सो कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम देख सकते हो कि तुम्हें लेक्चर 2 का लिंक मैंने डाल दिया होगा और एंड स्क्रीन के साथ भी तुम्हें मिल ही जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks for watching and do like, subscribe and comment. मैं जैसा भी लगा लेक्चर कमेंट तो करना मस्ट है, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड वेट फॉर द लेक्चर 2. जाके भी देख लो ब्रेक लेके कुछ देर.